तो याद रखना है कि कॉन्वेक्स के केस में एक ही पोजीशन पे वर्चुअल इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है किसके ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है। यानी कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा उसके 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं या प्रॉपर्टी बतानी है। तो मैं ऐसे ही आपको ओरली बताता हूँ, फिर लिख लेंगे। तो पहला होगा तो यानी कि V बाय U जो है उसका साइन क्या होगा। तो आपको याद रखना है साइन होगा आपका क्या, सिंपली नेगेटिव, और प्रोजेक्टर में क्योंकि वो बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो आपको याद रखना है अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है तो वो फोकल लेंथ के ट्वाइस पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? फोकल लेंथ के ट्वाइस पे, या फिर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। स्वागत है आपका डीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 9 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 है। इससे पहले जो प्रीवियस पार्ट्स बने हैं अगर अभी तक आपने उन्हें चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उसे चेकआउट कीजिए फिर यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर ले कि इस वीडियो में आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मिड टर्म में जिस भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें कंसीडर किया है। जैसे आपके एमसीक्यू हो गया, रीजन असर्शन हो गया, केस स्टडी के क्वेश्चंस हो गए, और साथ के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर चाहे 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो या 5 मार्कर हो। तो डायरेक्ट जंप करते हैं आप क्वेश्चंस पे। पहले एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, तो आपके इस मिड टर्म के एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आज कुछ नया सीख के जाएंगे। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस मिस ना हो इसीलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिरर X is used to concentrate sunlight in solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statement are true for the two mirrors? यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिरर X है वो सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यानी ये कॉनकेव मिरर हो गया। वहीं पे वाई मिरर किस काम आ रहा है? तो ये जो है साइड मिरर की तरह व्हीकल में यूज किया जा रहा है ताकि जो कार के पीछे का आपके ट्रैफिक है उसको देखा जा सके। तो ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो एक्स कॉनकेव मिरर है, वाई कॉन्वेक्स मिरर है। और कहा गया है कि नीचे दिए हुए बातों में से कौन सा बात इनके लिए सही है। तो आइए देखते हैं। तो पहला कहा गया द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज रियल, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। यानी कि जो इमेज बनेगा वो आपके क्या एक्स से रियल बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा और फोकस पे बनेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो अब सोलर फर्नेस में जो कॉनकेव मिरर लगाए जाते हैं तो उसमें जो इमेज बनती है फोकस पे ही बनती है, पॉइंट साइज यानी डिमिनिश्ड ही होती है और रियल होती है। तो पहली बात बिल्कुल सही है। वहीं पे द इमेज फाउंड बाय वाई इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। और ये जो वाई है यानी कॉन्वेक्स मिरर वो बिहाइंड द व्हीकल जो भी आपके ट्रैफिक देखना होता है उसे इसलिए देख पाता है क्योंकि डिमिनिश्ड छोटा होता है, इरेक्ट सीधा होता है और सिंपली वर्चुअल होता है। तो हम कह सकते हैं ये भी बात सही है। वहीं पे द इमेज फाउंड बाय एक्स इज वर्चुअल। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्या है अब सोलर फर्नेस में यूज होता है उसमें इमेज रियल बनता है, यहाँ पे आप वर्चुअल दे रहे हैं, तो यानी ये वाली बात गलत है। वही इमेज फाउंड बाय मिरर वाई इज रियल। और आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं है, तो ये भी बात गलत हो गई। तो पूछा था कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए, यानी ए फर्स्ट एंड सेकंड ये करेक्ट बात थी एक्स और वाई मिरर के लिए। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on a screen? तो कहा गया है किस डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस के ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहिए ताकि जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा किसके, ऑब्जेक्ट के ऑन स्क्रीन। तो आपको याद रखना है अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है तो वो फोकल लेंथ के ट्वाइस पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? फोकल लेंथ के ट्वाइस पे।
या फिर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन, एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ नहीं दिया होता तो आप कहते हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये याद रख सकते हो आप। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज, यानी कि हमारा जो लेंस है आई का, वो इमेज जिस स्क्रीन पे बनाता है उसे क्या कहते हैं? याद रखना, रेटिना। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो डी रेटिना। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखें। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट का, जो कि कॉनकेव मिरर के आगे है, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, वो सेम साइज का बन रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच में। और ये क्वेश्चन क्या होते हैं? ट्रिक क्वेश्चन होते हैं। बच्चे सोचते हैं कुछ तो डिस्टेंस होना ही चाहिए। अब देखो एक बार रे डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, और ऐसे याद रखना है कि जो आपके क्या होता है, जहाँ पे लाइट आके मिलती है पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से, उसे हम फोकस कहते हैं, और इससे डबल पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका जो है आपके फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि इमेज जो बन रहा है सेम साइज का बन रहा है ऑब्जेक्ट की, और ये तभी बनता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका रे डायग्राम बनाए तो यहाँ पे पहला पैरेलल लेना है, और ये आपका सिंपली ऐसे होता हुआ, फिर एक आपके फोकस से लेके जाएंगे जो पैरेलल निकलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके सी पे ही इमेज बन रहा है। इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। अब कहा था कि ऑब्जेक्ट में और इमेज में क्या डिस्टेंस होगा। अब अगर आप थोड़ा सा सही से इसको समझे तो डिस्टेंस इसमें है ही नहीं, क्योंकि सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, उसी पॉइंट पे आपको इमेज भी देखने को मिल रहा है। तो यानी दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 0। ठीक है, वहीं पे हम बात करें किसका? फिफ्थ क्वेश्चन का। द रिलेशन आर इक्वल टू 2f इज वैलिड, यानी कि आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। और ये हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के, यानी अगर 5 होगा फोकल लेंथ तो 10 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे ये याद रखना है कि दोनों तरह के मिरर के लिए वैलिड होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो, फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा आंसर हो गया डी। अब हम बात करते हैं कुछ रीजन असर्शंस के क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन पिछले कुछ ईयर्स में आने लगे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस भी देख के जाने हैं। तो आपको अगर कहा जाएगा कि रीजन असर्शन क्या होता है, तो बेसिकली इसमें 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और एक स्टेटमेंट नॉर्मल होता है और दूसरे को रीजन के नाम से दिया जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी ये भी काइंड ऑफ एमसीक्यू होगा। और वो 4 ऑप्शन क्या होंगे कि ए और आर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दूसरा होगा कि ए और आर दोनों ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तीसरा ऑप्शन होगा कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और चौथा होगा ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो आइए अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो असर्शन के नाम पे दिया है ए कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ causes higher divergence than one with longer focal length, यानी ऐसा कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा डाइवर्जेंस यानी ज़्यादा आपके स्प्रेड करेगा लाइट को एज कम्पेयर टू ऐसे आपके लेंस के जिसका फोकल लेंथ क्या है? ज़्यादा है। और ये बिल्कुल सही बात है। छोटे फोकल लेंथ वाले कॉनकेव लेंस ज़्यादा डाइवर्ज करते हैं लाइट को, यानी स्प्रेड करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में कंपेयर टू लार्जर फोकल लेंथ वाले होंगे। ठीक, वहीं पे अगर मैं रीजन की बात करूं, द पावर ऑफ ए लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, यानी कहा गया कि पावर जो होगा लेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का। और ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप याद रखना है पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। और अगर मैं आपको ये सही से समझाऊं
तो P जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, और वो भी फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। और यहाँ पे क्या कह रखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रखा था। तो यानी कि A जो है वो आपका सही है और R जो है गलत है। अब ये कौन से ऑप्शन में होता है, तो अगर आप यहाँ पे C को देखते हैं, A is true but R is false, तो हमारा आंसर हो गया इसका A का और फर्स्ट का C। वहीं पे सेकेंड क्वेश्चन देखें तो एसर्शन के नाम पे दिया है द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, और ये बिल्कुल सही है। जो पावर होगा लेंस का उसका SI यूनिट होता है डायोप्टर, या फिर आप मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। और वहीं पे रीजन के नाम पे क्या दिया है, द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, और ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। जो पावर होता है कॉन्केव लेंस का वो नेगेटिव होता है और जो कॉन्वेक्स लेंस का होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसे याद रख लेना। देखो, कॉन्केव का जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा और वहीं पे कॉन्वेक्स का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे उल्टा दे रखा है, कॉन्केव लेंस का पॉजिटिव कह रहे हैं और कॉन्वेक्स का नेगेटिव कह रहे हैं, यानी गलत है। तो यानी फिर से ए हमारा सही है, आर गलत है। और अभी हमने जाना था कौन सा ऑप्शन में आता है, सी में। आप ऊपर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका भी आंसर क्या हो गया, सी। भाई थर्ड क्वेश्चन को देखें तो एसर्शन के नाम पे दिया है कि रे इंसिडेंट अलोंग ए नॉर्मल टू द मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ। रीजन इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि क्या कहा गया है, अगर इंसिडेंट लाइन में लाइट रे फॉल करता है मिरर पे तो अपने पाथ पे वापस आ जाता है, और ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा सकता हूँ, पहले से क्लीन कर लेते हैं। अब देखो, मान लेते हैं कोई शाइनी सरफेस है और हम जानते हैं जो लाइट फॉल होता है उसे हम कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये लाइट फॉल हो रहा है और ये लाइट आपके अगर मान लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल हुआ है, तो यानी कि नॉर्मल के ही लाइन में फॉल हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो क्या होता है, स्क्रीन होता है जिस पे फॉल हो रहा है हमारा लाइट, तो वहाँ से जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है उसे नॉर्मल भी कहते हैं। और उसी लाइन में अगर लाइट फॉल किया है तो इंसिडेंट रे भी कहेंगे कि अलोंग द नॉर्मल फॉल किया है। और जब आपके ऐसा होगा तो इसी लाइन में वापस जो है ये बाउंस बैक करेगा, यानी जिस लाइन से आया था उसी लाइन से वापस जाएगा। तो यानी कि अगर आप एसर्शन को देखते हो तो ए रे इंसिडेंट अलोंग ए नॉर्मल, एक रे जो इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मल के अलोंग, वो क्या होगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस जाएगा। ए सही है बिल्कुल। वहीं पे अगर हम रीजन के नाम पे देखें, इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप जानते हैं रिफ्लेक्शन का क्या लॉ होता है, पहला लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है हमेशा। और दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन इज सेम प्लेन। तो अगर मैं पहले लॉ की बात करूं, उसी की वजह से ये अपने पाथ पे वापस जा रहा है। तो यानी कि रीजन के नाम पे जो बात दी गई है उसी की वजह से पहली चीज हो रही है। तो यानी दोनों सही हैं और जो आपके आर है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। और ये कौन से ऑप्शन में आता है, ध्यान से देखिए, ए में, कि दोनों आपके सही हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। तो हमारा थर्ड का आंसर हो गया क्या, ए। वहीं पे फोर्थ क्वेश्चन को देखें, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर्स। यानी लार्ज कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है किसमें, सोलर कुकर्स में हीट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। वहीं पे कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट टू ए पॉइंट। और ये भी सही बात दे रखी है कि कॉनकेव मिरर की क्या खास बात होती है, जो भी लाइट उस पर फॉल करेगा वो उसे कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे और वहीं पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और इसी की वजह से कॉनकेव जो है यूज हो रहा है सोलर फर्नेस में। तो यानी कि दोनों सही हैं और आर हमारा जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। तो यानी कौन से ऑप्शन में होता है, ए में, जिसमें कि दोनों सही होते हैं और आर जो है ए को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा होता है। वहीं पे फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, एसर्शन के नाम पे दिया है, ए पेंसिल इज पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। यानी कि जब भी कोई पेंसिल डूबा होगा किसमें, सिंपली आपके पानी, मान लेते हैं एयर है और ये जो है वाटर है,
ठीक है। जब भी पेंसिल डूबा होगा क्या आधा पानी में, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि पेंसिल जो है वो बेंड है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही दी गई है। आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि पेंसिल को एक ग्लास टम्बलर में यानी कांच के गिलास में पानी भरो और उसमें आधा डुबा के दूर से देखो, तो आपको वो बेंड दिखाई देगा, वो भी उस पॉइंट से जहां से वो डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। वहीं पे रीजन के नाम पे देखे, लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन द पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर रिफ्रैक्ट एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट अबव द ओरिजिनल पोजीशन। और कहा गया कि लाइट आपको ऐसा लगेगा अलग अलग पोजीशन से रिफ्रैक्ट होके आपके आ रहा है आपकी तरफ, जो कि थोड़ा ऊपर होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से। और यही रीजन है जिस वजह से हमें बेंट दिखाई देता है पेंसिल। तो यानी कि आपका सिंपली असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यानी कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, अगेन ए। इसी में बताया जाता है कि दोनों के दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन। तो अब हम जो है कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस करके देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे आपके लाइटली लेते हैं और काफ़ी वेटेज रखते हैं पेपर में, अगर आप देखोगे तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, वो पैराग्राफ आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करवाने के लिए होता है। तो आपको वो पैराग्राफ सही से पढ़ना है और उसको समझ के फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि आपको आंसर उस पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक के बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो यानी कि ये जो आपको बड़ा सा पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसको आपको पढ़ना है और इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर 1 बाय 1 करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। और 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो इसे लाइटली नहीं लेना है। तो वहीं पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बेस्ड ऑन द डायग्राम शॉन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेस वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टेलीस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है और कहा गया है कि किस टाइप का लेंस जो है सुमति को जरूरत होगा टेलीस्कोप में। तो आप अगर ये पढ़ चुके हो तो आपको कंडीशन सिचुएशन पता चल गई होगी और क्वेश्चन के आंसर्स की बात करते हैं। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस की नीड होती है, टेलीस्कोप हो चाहे आपका जो प्रोजेक्टर हो, इनमें कॉन्वेक्स लेंस की नीड होती है। तो हमारा आंसर हो गया बी, कॉन्वेक्स लेंस। वहीं सेकंड की बात करें, इफ पावर ऑफ द लेंसेज L1 एंड L½ आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द L1 एंड L2। तो यानी पावर्स का रेशियो जो है, यानी L का L½ के साथ रेशियो दे रखा है कितना, 4:1। और आपको कहा गया है कि इनके पावर का रेशियो क्या होगा। अगर मान लेते हैं इसका पावर P होगा, इसका पावर P½ होगा, तो इनका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। और इसको करने का ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसका रेसिप्रोकल बता देना। तो अगर मान लेते L का L½ के साथ रेशियो 4:1 है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो 1:4, यही आपका आंसर होगा। और ऐसा जो भी क्वेश्चन मिलेगा रेशियो में अगर दिया जाएगा तो वहां पे आप ये करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया बी, 1:4। वहीं पे अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विथ ए लेंस। यानी कि लेंस से जो मैग्निफिकेशन ऑब्टेन करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, m जो होता है वो रेशियो होगा हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इसमें है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ए ऑप्शन देखना है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया ए। तो अब जो है फोर्थ पार्ट देखते हैं, और ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पे सुमति did some preliminary experiment with the lens and found out that an magnification of eyepiece L2 is 3। तो यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे eyepiece है और इसको L2 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मैग्निफिकेशन कितना है, 3 सेंटीमीटर। इफ इन हर एक्सपेरिमेंट विथ L2
सी फाउंड एन इमेज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और उसने पाया कि जो L2 से क्या इमेज आपके मिला वो 24 सेंटीमीटर में मिला। और आपको पता है कि इमेज किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। इमेज डिस्टेंस की बात हो रही है, अगर इमेज हाइट होती तो HI से दिखाते। तो यहाँ पे V हो गया 24 सेंटीमीटर। और वहीं पे बोला है एट व्हाट डिस्टेंस डिड सी पुट द ऑब्जेक्ट, तो उसने जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है जो याद रखना, यानी मैग्निफिकेशन लेंस का दो तरीके से आप पता कर सकते हो, या तो रेशियो हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर रेशियो डिस्टेंस ऑफ इमेज का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे हम जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और इस फॉर्मूले को अगर आप देखते हो तो m के जगह पे आप क्या डालोगे 3, वहीं पे आपके v के जगह पे क्या डालोगे 24, और नीचे हमें जो है पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया था, तो u नीचे छोड़ दिया हमने। अब सिंपल है कि u को यहाँ पे लाएंगे और आपके जो है 3 को यहाँ पे लाएंगे। तो सिंपल हमारा जो है आपके क्या बनेगा, यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली u आ गया, ठीक है, जहाँ पे 3 था, और वहीं पे 24 ऊपर, और नीचे जो हमारा क्या जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो 3 8, तो u हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, तो C 8 सेंटीमीटर। वही फिफ्थ पार्ट की बात करें, सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंस फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम, यानी कि सुमति ने खरीदा ऐसा लेंस जो ज़्यादा भारी नहीं था और उसे पॉलिश किया। अब कहा गया है व्हाट एडवांटेज इफ एनी वुड सी हैव विथ हर चॉइस ऑफ लेंसेज, अगर कोई फ़ायदा होगा तो कौन सा फ़ायदा होगा उसके ऐसे लेंस को चुनने का। तो इसका आंसर सिंपल है कि अगर हम ज़्यादा भारी लेंस को यूज़ करेंगे, थिक लेंस को यूज़ करेंगे यानी मोटे लेंस को, तो हमारा टेलीस्कोप भारी हो जाता है जिसे कैरी करना मुश्किल होगा। वहीं पे आपके ज़्यादा अगर मोटा लेंस नहीं लिया गया जैसा कि सुमति ने किया है, तो इस वजह से टेलीस्कोप भारी नहीं होगा और इजी कैरी कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप सी ऑप्शन को देखो, नॉट सो थिक लेंस वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल, ठीक है, क्या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। तो हमारा आंसर हो गया सी। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है केस स्टडी का। तो जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो अगर आप थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो आराम से कर पाएंगे। ऐसे आइए अब सेकंड की तरफ देखते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट को देखूं तो यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड डाटा गिवन इन अवर पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट द स्लाइड प्रोजेक्टर हैव। और इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्रोजेक्टर हो या फिर टेलीस्कोप हो, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो चाहिए होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको नहीं पता तो कॉन्वेक्स लेंस जो है बेसिकली ऐसे आपके दिखते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब बी पार्ट को देखते हैं। तो इफ V इज द सिंबल यूज्ड फॉर इमेज डिस्टेंस, यानी V सिंबल यूज किया जाता है इमेज डिस्टेंस को दिखाने के लिए, एंड U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाने के लिए। विथ वन रीजन स्टेट व्हाट विल बी द साइन फॉर V by U इन आपके गिवन केस। तो यानी कि V by U जो है उसका साइन क्या होगा, तो आपको याद रखना है साइन होगा आपका क्या, सिंपली नेगेटिव, और प्रोजेक्टर में क्योंकि वो बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो आपको याद रखना है ऐसे इमेजेस जो स्क्रीन पे जो है दिखाए जा सकते हैं वो रियल इमेज होते हैं, और रियल के साथ क्या आता है, हमेशा इन्वर्टेड इमेज आता है। और रियल इन्वर्टेड के लिए V by U जिसे कि हम M भी कहते हैं, उसका साइन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या हो गया, V by U का साइन नेगेटिव, ठीक है, ऐसे याद रखना है। आपको सिंपली ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, नेगेटिव बिकॉज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसे याद रखना है। अब जो है हम सी अगले पार्ट को देखते हैं, और ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो, ए स्लाइड प्रोजेक्टर हैज ए कॉन्वेक्स लेंस विथ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्लाइड प्रोजेक्टर है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर
इसके साथ पॉजिटिव लगा सकते हैं और नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पे आपके क्या कि द स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और स्लाइड को लगाया गया है 21 सेंटीमीटर आपके क्या लेंस से। तो आपको पता है स्लाइड जो है काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपको क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे कंसीडर करना है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। किस में लेते हैं? नेगेटिव में। अब आप कहेंगे नेगेटिव में क्यों लेते हैं? तो साइन कार्टेशियन नाम का एक क्या है टॉपिक है, जिसमें बताया जाता है कि हमें इस पूरे आपके लेंस डायग्राम को या मिरर रे डायग्राम्स को किससे आगे कंपेयर करना होता है? कार्टेशियन प्लेन से, जो कि आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यू हमेशा जो है, ध्यान देना यहाँ पे, यू जो है हमेशा क्या होता है आपके यहाँ पे आता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस जो होता है इस साइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी एक्स एक्सिस लेफ्ट में नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो और हम हमेशा u को इसी जगह पे लेते हैं, यानी लेंस से आगे, तो इस वजह से नेगेटिव में लेना होता है। तो यहाँ पे u -21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कहा गया है हाउ फार अवे शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर लेंस सो दैट द स्लाइड इज इन फोकस। और कहा गया है कि कहाँ पे आपके स्क्रीन को रखें। तो स्क्रीन हमारा क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस, क्योंकि स्क्रीन पे ही हमारी इमेज बनेगी। तो यानी आपको f दे दिया है, u दे दिया है और v पूछा है। और आपको पता है लेंस के केस में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आपके सिंपली 1/v के जगह पे हम क्या रखेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वहीं पे u के जगह पे हम क्या रखेंगे? -21 सेंटीमीटर। और v के जगह पे क्या रखेंगे? वो f के जगह पे क्या रखेंगे? 20। और आपको पता है इस साइड ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 1/v प्लस जो है 1/21, और यहाँ पे = 1/20। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, या यहाँ साइड में कर देता हूँ, इजीली समझ आ जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/v को यहीं रहने देंगे, और जो आपका 1/20 था यहीं रहेगा, और ये हमारा प्लस में था, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे जो है क्या आ गया? माइनस में। और जब हम 20 और 21 का एलसीएम लेंगे तो ये आता है 420। अब 20 को किससे करेंगे? जो 420 आएगा, तो 21 से, तो यहाँ 21 लिख दीजिए। वही 21 को किससे करेंगे? जो 420 आएगा, 20 से, तो 20 लिख दीजिए। बीच में क्या है? माइनस। तो यहाँ पे 1/v = 1/420 आ गया। और इसको अगर आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो v 420 सेंटीमीटर आ जाएगा। v क्या आ जाएगा? 420 सेंटीमीटर, या तो आप चाहे तो इसे 4.2 मीटर भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखो v की वैल्यू हमें मिल गई 4.2 मीटर या 420 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वहीं c का जो है ना, और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सिर्फ रे डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए हो गया, आप लोग इसे जरूर ट्राई करना। तो अब जो है हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसमें आपके लिए 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर तीनों तरह के क्वेश्चन लाए हैं। तो ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो सीधा करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है कहाँ पे? 60 सेंटीमीटर पे कॉनकेव लेंस के, जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड इन दिस केस। कितना आसान क्वेश्चन है। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, आपको फोकल लेंथ दे दिया, और लेंस फॉर्मूला से कहा है इमेज बताओ। तो आपको याद रखना है लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, जिसमें v जो है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। और ये भी याद रखना है कि u हमें दे रखा है कितना, यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो, u हमेशा नेगेटिव में लेना होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ सेंटीमीटर लगा दो।
वही फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब बहुत सिंपल है, देखो 30 सेंटीमीटर लगाओ, और क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, कॉनकेव जो है, यहाँ पे ध्यान से देखो कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस जो है क्या होता है मेनली ऐसे, और इसका जो फोकल लेंथ होगा ना वो हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, नेगेटिव में। और ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव, वही कॉन्वेक्स का जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव और पावर भी पॉजिटिव में आता है। तो इसके आगे भी आप क्या लगा दोगे, माइनस। सही कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ देखिए 1/b को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा -60, क्या आ जाएगा -60। वहीं पे आपके 1/f करना है, तो क्या आ जाएगा 1 - 30। अब ध्यान देना जो कह रहा हूँ, माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/b + 1/60, और यहाँ पे जो है ये -1/30 लिख दो, क्योंकि नीचे है, पूरे को अगर देखोगे तो -1/30 भी लिख सकते हैं। अब आप बताओ ये पूरा का पूरा क्या है, प्लस में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसा, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से कर लेते हैं, तो सिंपली इसको हटा दो। तो सिंपली हमारा 1/b ऐसे ही रह जाएगा, इक्वल टू -1/30 और -1/60। और आपको पता है कि 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा, तो सिंपली 60 होगा, आप लोग खुद से निकाल के देख सकते हो। 30 को किससे करेंगे जो 60 आएगा, 2 से, तो ऊपर को 2 से कर दो, -2, वही माइनस आपके जो 60 को किससे करेंगे जो 60 आएगा, तो पता है आपको 1 से, तो यहाँ पे 1 कर दो। और इसी को अगर मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करूँ तो आप पाओगे 1/b = -2 और -1 क्या हो जाएगा -3, और नीचे आ जाएगा 60, और जब इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा -20। तो 1/b क्या हो जाएगा -1/20। इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, v = -20 सेंटीमीटर। तो सिंपल हो गया कि हमारा जो इमेज होगा वो 20 सेंटीमीटर पे होगा, कहाँ होगा 20 सेंटीमीटर पे। तो अब जो है थोड़ा सा हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो वहीं पे सेकेंड क्वेश्चन को देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय द मिरर। और में भी देखोगे तो यही क्वेश्चन है कि लिस्ट 4 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा उसके 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं या प्रॉपर्टी बतानी है। तो मैं ऐसे ही आपको ओरली बताता हूँ, फिर लिख लेंगे। तो पहला होगा इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। जो इमेज बनेगा वो हमेशा डिमिनिश्ड यानी छोटा बनेगा। इमेज इज आपके वर्चुअल, इमेज जो होगा वर्चुअल होगा। इमेज इज इरेक्ट, इमेज सीधा होगा। और साथ में लेटरली इन्वर्टेड यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली अगर मैं बात करूं तो पहला हो गया इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज वो होते हैं जो स्क्रीन पे नहीं बनाए जा सकते हैं। कहाँ नहीं बनाए जा सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं बनाए जा सकते हैं, वर्चुअल। ठीक है, वहीं पे अगर मैं सेकंड बात करूं तो इट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसे कोई चीज ऊपर की तरफ बन रही है इसे इरेक्ट कहेंगे, और ऐसे बन रही है तो इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक है, वहीं पे थर्ड जो है इट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है क्या, आपके सिंपली छोटा। ठीक है, और इनलार्ज होता तो बड़ा, लेकिन यहाँ पे डिमिनिश्ड बनता है। फोर्थ की बात करें तो इट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। ठीक है, अब हम 3 मार्कर क्वेश्चंस को भी देखते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस 2 to 3 ईयर में देखा गया है इस क्वेश्चन को आते हुए, तो ध्यान से देखना। पहला है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट। यानी कॉन्वेक्स मिरर
जो इन दो सिचुएशन में इमेज बनाएगा उसका रे डायग्राम बनाना है और साथ में आपको नेचर, पोजीशन और साइज बताना है। तो मैं पहला करके बता देता हूँ, सेकंड वाला आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, तो वहां से आप बना लेना और इसकी तीनों चीजें लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। ये इसका क्या होगा, आपके सिंपली अपर्चर हो जाएगा। और ये जो आपके लाइन इमेजिनरी लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये हमारा पोल होता है। और वहीं पे इसका प्रिंसिपल फोकस और साथ में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो मिरर के पीछे होता है, मिरर के पीछे होता है। और ये वो वाला पार्ट है जो शेडेड होता है, यानी जिसपे कोटिंग होती है सिल्वर वगैरह की। और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया आगे। तो कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, तो इन्फिनिटी के लिए आप जो है क्या प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर दिखा दो। और यहाँ से जब हम पैरेलल लाइट रे लाएंगे तो सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइट रे क्या होगा, डाइवर्ज होगा। क्या होगा, डाइवर्ज होगा। और इस आपके डाइवर्ज लाइट रे को जब हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो कहाँ से पास होते हुए दिखाई देगा, फोकस से। तो हमारा जो इमेज का पोजीशन होगा, तो पोजीशन क्या हो गया, एट एफ। और वो भी याद रखना बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं साइज की, तो आप देख सकते हो कि एक पॉइंट पे बना है। तो आप दो तरीके से बता सकते हो, या तो पॉइंट साइज बताओ या हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा बता दो। तो मैं यहाँ पे पॉइंट साइज लिख रहा हूँ, आप चाहो तो हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, पॉइंट साइज्ड। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ नेचर की, वहीं पे अगर मैं बात करूँ नेचर की, किस नेचर का इमेज बना होगा, तो लाइट रे एक्चुअली में नहीं मिली है। देखो लाइट तो डाइवर्ज हो गई, तो जब लाइट एक्चुअली में नहीं मिलती है, वो आपके डाइवर्ज हो जाती है, तो हम कहते हैं मिलते हुए दिखती है। और मिलते हुए दिखती है तो नेचर होता है वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा याद रखना क्या होता है, इरेक्ट, ठीक। वहीं अब सेकेंड पार्ट आप लोग को ट्राई कर लेना। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, यानी आपको पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है। तो बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ इन मीटर। क्या बोलेंगे, इट इज, ये पावर को बता रहा हूं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपली दिखाऊं तो P जो है वो क्या हो जाएगा आपके 1/f इन मीटर, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ भी क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब वहीं पे अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ उसके, राइट द नेचर ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट्स पावर, ठीक है। तो कहा गया कि आपको नेचर बताना है लेंस का और पावर निकालना है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 centimeter from the optical center of the lens, according to new Cartesian sign, what will be the sign of magnification in this case? तो अब देखो फोकल लेंथ अगर -10 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछा है कि नेचर क्या होगा लेंस का और पावर क्या होगी। तो ये बहुत सिंपल है, आपको अभी मैंने वीडियो में क्या बताया था थोड़ी देर पहले, यही कि अगर नेगेटिव में फोकल लेंथ हो तो यानी कि ये क्या होता है, सिंपली कॉनकेव लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं, और नेचर हो जाता है डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे क्या, इन्होंने नेचर पूछा था तो डाइवर्जेंट लेंस, और आप ब्रैकेट में लिख देना कॉनकेव लेंस। और कहा है कि आपको क्या बताना है, पावर बताना है। क्या बताना है, पावर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। तो अब अगर मैं बात करूँ पावर कैसे निकालेंगे, 1/f, वो भी इन मीटर। तो यहाँ पे जो आपको पता है कि क्या दे रखा है हमें, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है। तो फोकल लेंथ जो है आपके सेंटीमीटर में दे, तो इसको आप 100 से डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा मीटर में। तो 0 से 0 गया तो -0.1 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो -0.1, और आपको पता है इसे हटा के ऊपर हम 10 ला सकते हैं, तो ये 10 आ गया। तो -10 जो है डायोप्टर हमारा क्या आ जाएगा, पावर। तो हमने जो है आपके क्या सिंपली नेचर भी पता लगा लिया माइनस साइन को देख के कि डाइवर्जेंट लेंस होगा
जिसे कि हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। और साथ में इसी से हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया फोकल लेंथ को, जो कि -0.1 मीटर आया, और फिर हमने उससे जो है आपके सिंपली क्या निकाल लिया, पावर, जो कि आया -10 डायोप्टर, और पावर भी माइनस में ही आएगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है। ठीक, चलिए अब जो है इसको भी इरेज कर लेते हैं। वहीं पे इसके आगे इसका एक और पार्ट जोड़ा हुआ है, यहाँ से देखो इफ से लेके जो है केस तक, और ये आपको सिंपली लेंस फॉर्मूला से आप इसे इजी सॉल्व कर लोगे, जो कि मैंने आपको बता दिया हुआ है 1/v - 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले में आप चीज़ों को पुट करना और इजीली जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको u दे दिया हुआ है, f दे दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो f भी दिया हुआ है, और आपसे v पूछा है, दोनों पुट करो और सॉल्व करके निकाल लो। अब आते हैं 5 मार्क क्वेश्चन की। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो गेम चेंजर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आपको जो है 5 मार्क्स दे देते हैं अगर आपको आता है तो इन क्वेश्चन की खासा प्रैक्टिस करके जानी है। तो अगर कुछ क्वेश्चन भी ऐसे आ गए तो आपका पेपर ऑटोमेटिक अच्छा चला जाएगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द पावर ऑफ लेंस x -2.5 डायोप्टर, नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कहा गया, देखो कहा गया कि कोई लेंस x है, उसका पावर 2.5 डायोप्टर है। तो पावर कितना दे दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो -2.5 डायोप्टर दे दिए हैं। और क्या बोला है कि नेम द लेंस एंड डिटरमाइन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको लेंस बताना है और साथ में फोकल लेंथ निकालना, वो भी सेंटीमीटर में। तो आपके जो है पावर -2.5 डायोप्टर है और माइनस साइन है, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। वीडियो में पीछे भी बात की है, तो हमारा कॉनकेव लेंस है। और कहा गया है कि फोकल लेंथ निकालना है सेंटीमीटर में। तो आप जानते पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, 1/p। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है हमारा पावर का फॉर्मूला 1/f है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/p। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे भेज देना है और इसको यहाँ पे ले आना है, बस दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो 1 2.5। ठीक है, तो ये आ गया। क्यों? क्योंकि पावर हमें दिया हुआ है 2.5 और वो भी माइनस में। अब करना क्या है बताओ, सिंपली इसका ये हटा के यहाँ पे 10 लगा दो। तो यहाँ पे क्या 5 2 जा और 5 5 जा, तो यहाँ पे जो आपका सिंपली f जो है वो आ जाएगा 2/5। अब आप जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, या सिंपली आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये सेंटीमीटर में। तो इसी को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पावर से फोकल लेंथ निकालते हैं ना, तो वो मीटर में निकलता है। किसमें निकलता है? मीटर में। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 20 जा 100 और 22 जा कितना हो जाएगा 40। तो फोकल लेंथ आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक, वहीं पे अब अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, उससे पहले से एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो अब जो है हम इसके सिंपली आगे देखते हैं। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज ए करेक्टिव लेंस। यानी ये जो आई के डॉक्टर होते हैं जिन्हें ऑप्टिशियन कहते हैं, वो किस आपके आई डिफेक्ट के लिए कॉनकेव लेंस को सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको याद रखना है मायोपिया के लिए। मायोपिया क्या होता है? नियर साइटनेस, यानी पास की चीज तो क्लियर दिखती है लेकिन दूर की चीज ब्लर दिखती है या शेडी दिखती है। जैसे कि आप मेरा लेंस भी देख सकते हो, तो जितने भी आपको स्पेक वाले दिखेंगे ना आज के टाइम में, सबको मायोपिया हो रखा होता है, यानी पास की चीज तो दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। तो यानी इसमें भी आपको कॉनकेव लेंस दिखेगा। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है? तो सिंपली दोनों साइड से थिक होगा, सेंटर से थिन होगा। तो यानी हमारा हो गया मायोपिया। अगर वो पूछेगा ना किसके लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है, कौन से डिफेक्ट के लिए, मायोपिया, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर लेंस इज -2, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी है -2। और जब भी माइनस में मैग्निफिकेशन होगा तो याद रखना इमेज का नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव में होता तो आपके सिंपली याद रखना है तब वर्चुअल एंड इरेक्ट होता। तो यानी मैग्निफिकेशन m अगर -2 है तो नेचर रियल इन्वर्टेड होगा। वही यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
at distance 20 सेंटीमीटर from the optical center of this lens। अब कहा गया है नेचर क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगा, और अभी मैंने आपको क्या बताया, रियल इन्वर्टेड। तो फर्स्ट का आंसर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। या इसके अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। वहीं अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन 2 है। तो यानी मैग्निफिकेशन क्या बताता है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या होगा। तो 2 का मतलब ट्वाइस होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज इज ट्वाइस एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में देखें तो इमेज ट्वाइस होगा। वहीं अगर थर्ड पार्ट को देखें, क्या कह रखा है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन क्या होगी इमेज की, तो सिंपल ट्वाइस का मतलब हो गया इनलार्ज, और इनलार्ज आता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होता है या ट्वाइस ऑफ एफ से पीछे होता है। तो हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी, और सी को हम 2f भी कह सकते हैं। तो यानी आपको सिंपली याद रखना है कि इमेज जो है इनलार्ज बन रही है, और इनलार्ज बनती है जब आपके सी के पीछे या 2f के पीछे बनेगा। तो हमारा जो पोजीशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का बियॉन्ड सी और 2f हो जाएगा। वहीं साइन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, जो हाइट होगा आपके इमेज का उसका साइन क्या होगा, तो सिंपली इन्वर्टेड बनेगा। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड के लिए जो आपके साइन होता है, ठीक है, वो होता है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है, तो सिंपल अगर आप कार्टेशियन प्लेन को देखें तो आपके नीचे की तरफ जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए आपके जब इन्वर्टेड होता है तो हमारा जो आपके इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाता है, और कार्टेशियन प्लेन से कंपेयर करें तो जो नीचे का आपके क्या होता है, वाई एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो आप बोर्ड को क्लिक कर लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन सही से कर सके। अब थर्ड पार्ट को देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 lenses A and B are 10 cm and 20 cm. Which one of 2 will show higher degree of convergence or divergence? Give reason to justify your answer. यानी आपको दो जो है क्या फोकल लेंथ दे रखे हैं 10 और 20 सेंटीमीटर, और कहा गया इन दोनों में से कौन सा लेंस ज़्यादा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दिखाएगा। तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जब हम टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था जितना कम फोकल लेंथ होता है उतना ही ज़्यादा आपके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। शॉर्टर द वेवलेंथ मोर विल बी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, ये लाइन याद रखनी है। तो आप कह सकते हो क्या चीज़, लेंस विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंस विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ये लेंस कौन सा था, ए भी कह सकते हो। ए लेंस जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था ये ज़्यादा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दिखाएगा। अब जो है अगर हम 5 मार्कर के सेकेंड क्वेश्चन को देखें, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। यानी आपको रे डायग्राम बनाना है उस आपके रे ऑफ लाइट के लिए जो एयर से ग्लास में आ रहा है, और ये ग्लास स्लैब के थ्रू दिखाना है आपको। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में एज इट इज है, स्टिल मैं आपको सिंपल करके यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ देखिए, तो ये मान लेते हैं हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और यहाँ पे हम लेते हैं मीडियम एयर, ये हमारा हो जाएगा ग्लास और ये हो जाएगा अगेन एयर, ठीक है। और लाइट जो है वो एयर से आ रही है, तो यहाँ पे एयर से लाइट आते हुए दिखा दी। और आपको पता है कि जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाता है तो वो थोड़ा सा अपना पाथ डाइवर्ट करता है, या कहेंगे बेंड होता है। तो बेंड हो गया। अगेन जब ये इस मीडियम से आपके बाहर निकलेगा तो फिर ये थोड़ा सा बेंड होगा। तो ये आपका हो गया क्या, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। अब पैटर्न भी याद रखना बेंड का क्या होता है। एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है। रेयर मीडियम किसे कहते हैं, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है और साथ में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जब भी रेयर से, और वही ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। अगेन एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी लाइट
जो है रेयर से डेंसर में जाता है तो वो बेंड होता है नॉर्मल की तरफ। ये मान लेते हैं नॉर्मल है, तो देखो यहाँ जाना चाहिए था लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। और वहीं पे जब लाइट जो है वो सिंपली कहाँ आपके जो है डेंसर से रेयर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर आपके बेंड होता है। तो यानी रेयर से डेंसर में क्या होगा, रेयर से डेंसर में लाइट जाएगा तो क्या होगा, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ये पैटर्न याद रखना है। वहीं डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो बेंड होगा बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपका टुवर्ड नॉर्मल हुआ और यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ। और ये जो लाइट फॉल करता है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये जो आपके क्या हुआ बेंड हुआ इसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और ये जो बाहर निकला इसे इमर्जेंट रे कहते हैं। और ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया, वो भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन दिखाते हुए। ठीक, अब इसको क्लीन करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये वो क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आप में से गलत कर देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट स्नेल लॉ जानते ही नहीं है क्या होता है। और मैं कहूँ कि पढ़ा आप सबने होगा, यानी रिफ्रैक्शन के जो दो लॉ आपने पढ़े हैं उसमें से सेकंड वाले लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं, क्योंकि स्नेल ने इसे दिया था। और ये क्या होता है, सिंपली रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। बस इतना ही लिखना होता है। क्या होता है स्नेल लॉ, अगर मैं बात करूँ स्नेल्स लॉ की तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि स्नेल लॉ क्या कहता है कि सिंपली रेशियो जो होगा साइन एंगल इंसिडेंस का आपके किसके साथ, साइन एंगल रिफ्रैक्शन के साथ, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही हमारा क्या, स्नेल्स लॉ। कोई भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए याद रखना। ठीक, वहीं पे अगर मैं बात करूं क्या कहा है थर्ड में, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, यानी कॉन्वेक्स लेंस जो क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, और कॉनकेव लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाएगा, इनमें डिफरेंस बताना है इन दोनों बेसिस पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होंगे और मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो आइए इसको इरेज करके करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली देखो, हम जो है इसको डिफरेंस की तरह लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपकी सिंपली वो इमेज जो किससे बनेगी, कॉन्वेक्स से बनेगी, और यहाँ पे आपके वो इमेज जो किससे बनेगी, कॉनकेव से बनेगी। तो पहला डिफरेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगा, तो याद रखना है कि कॉन्वेक्स के केस में एक ही पोजीशन पे वर्चुअल इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है किसके, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है। तो याद देखो, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपके प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और यहाँ पे क्या, कॉनकेव के केस में जो है ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, एनीवेयर इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा मैंने, यहाँ पे जो आप ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपके सी नहीं आएगा, वो आएगा। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है आपके ऑप्टिकल सेंटर
और फोकस के बीच में होगा तब आपके जो है वर्चुअल इमेज बनता है। वही कॉनकेव में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में तो वर्चुअल इमेज बन जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, मैग्निफिकेशन की, तो सिंपली जो आपके क्या होगा, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स बनाएगा, इसमें n की वैल्यू मोर देन 1 होगी, यानी 1 से ज़्यादा होगी। वहीं पे आपके कॉनकेव में m की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर मैं कहूँ तो m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे m यानी मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1। और इसके लिए एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इनलार्ज्ड, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, डिमिनिश्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि m की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा क्यों होगी, तो जो कॉन्वेक्स हमारा लेंस होता है वो इनलार्ज इमेज बनाता है, और इनलार्ज तभी आएगा जब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। और वहीं पे आपके कॉनकेव जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो डिमिनिश्ड बनाता है, और डिमिनिश्ड तभी आएगा जब n की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो ये आपका हो गया डिफरेंस। ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो मिड टर्म में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए